एनुअल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज इस लेक्चर में हम मार्च महीने के इंटरनेशनल रिलेशन, इंडेक्सेस, रिपोर्ट, वेरियस फैक्चुअल टॉपिक्स आदि से संबंधित जानकारी देखेंगे। सबसे पहले आता है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने ये बताया कि सबसे ज़्यादा आर्म्स का, हथियारों का इम्पोर्ट कौन करता है वर्ल्ड में। तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन में इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट इंडिया, फिर सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया आदि देश करते हैं। इंडिया टॉप पर रहा आर्म इम्पोर्ट में। ये 36% ऑफ ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट का कवर करता है। सबसे ज़्यादा हम हथियार रशिया से 40%, फ्रांस से 29% और यूएसए से 11% इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन हम आर्म्स को सप्लाई भी कर रहे हैं। इंडिया म्यांमार को थर्ड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है। रशिया और चाइना के बाद इंडिया सप्लाई करता है म्यांमार को। अब थोड़ा सिप्री के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में ही है। 1966 में बना था ये। इसका मुख्य कार्य डिसआर्मामेंट करना है, मतलब वेरियस कंट्रीज के मध्य कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करते हुए पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। ये आर्म्स के कंट्रोल पर काम करता है, ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने की भी कोशिश करता है। आगे जानते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 के बारे में। ये अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स, जो कि इंडियन डॉक्यूमेंट्री है एक एलिफेंट पर, उसे दिया गया है, जिसे प्रोड्यूस किया है गुनीत मोंगा ने, डायरेक्ट किया है कार्तिकी गोंजाल्वेस ने। इस स्टोरी में इंडिजिनस कपल है जिसका नाम बोमान और बैली है। उन्होंने एक ऑर्फेन एलिफेंट बेबी को पाल पोस कर बड़ा किया। ये डॉक्यूमेंट्री मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के थेपक्कडू एलिफेंट कैंप में शूट की गई। फिर इसके बाद दूसरा ऑस्कर मिला मिस्टर एस राजामौली की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को। इसकी कैटेगरी थी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। ये तेलुगु लैंग्वेज ड्रामा है जो इंडियन स्ट्रगल को बताता है इंडिपेंडेंस के समय के। सॉन्ग को 2023 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। बात करें ऑस्कर अवार्ड की तो 1927 में से फॉर्म किया गया था। 1929 से देना स्टार्ट किया गया था। कोई प्राइज में मनी नहीं मिलती, बस एक अवार्ड दे दिया जाता है। हर साल इस अवार्ड को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की डॉल्बी थिएटर में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आगे है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो हाल ही में एशिया की पहली वुमन लोको पायलट बन गई हैं सुरेखा यादव, जो वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाएंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। ये सेमी हाई स्पीड सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है। ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है इसे। हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है ये। लोकोमोटिव के बिना काम करती है। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है हाईएस्ट। प्रोपल्सन सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले सर्विस दी थी इसने 15 फरवरी 2019 से। डेवलप किया है इसे RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, और मैन्युफैक्चरिंग की है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, जिसे गवर्नमेंट ओन करती है। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम का भाग है। आगे आता है शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। इसे इंडिया ने होस्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों ने इसे मिलकर ऑर्गेनाइज कराया। यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बुद्धिस्ट कल्चर को रिवाइव करने के लिए और दूसरे देशों से इसे जोड़ने के लिए वेरियस टॉपिक्स पर बात की। अब इंडिया हाल ही में वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज कराएगा अगले कुछ मंथ में। इसे इंडिया ने पहली बार होस्ट कराया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ साथ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन भी इसमें शामिल था। बात करें SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। 2001 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। आगे जानते हैं एक्सरसाइज वायु प्रहार के बारे में। ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ मिलकर जॉइंटली कंडक्ट किया, ताकि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के मध्य कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जा सके। आगे बात करते हैं वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, यूके में कुछ हुआ था। खालिस्तान के प्रोटेस्टर्स ने लंदन के इंडियन हाई कमीशन के फ्लैग को नीचे उतार दिया था। इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यूके गवर्नमेंट को 1961 के वियना कन्वेंशन के बारे में इन्वोक किया है, ताकि वे इस पर एक्शन ले सकें। देखिए, वियना कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। 1961 में इसे साइन किया गया था। अभी इसकी 193 कंट्रीज मेंबर हैं। देखिए, हमारे इंडिया के किसी भी अन्य देश में यदि हाई कमीशन होगा, एम्बेसी होगी, तो वो हमारे ही अधिकार क्षेत्र में आता है, वो इंडिया की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन वियना कन्वेंशन 1961 के तहत उसकी रक्षा करने का काम उस कंट्री का होता है जिसमें वह एम्बेसी या हाई कमीशन उपस्थित है। यह कन्वेंशन फ्रेमवर्क तैयार करता है ताकि वेरियस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को अच्छे से एस्टैब्लिश किया जा सके, उसे मेंटेन किया जा सके। साथ ही टर्मिनेट करने का भी फ्रेमवर्क इसमें होता है। ये ट्रीटी 1964 से लागू हुई थी। इस कन्वेंशन में लगभग 53 आर्टिकल्स हैं। आगे जानते हैं एबल प्राइज के बारे में।
देखिए जो नोबेल प्राइज है ना वो 6 फील्ड्स में दिया जाता है, लेकिन मैथ्स की फील्ड में नहीं दिया जाता। तो मैथ्स की फील्ड में एबेल प्राइज और फील्ड प्राइज दिया जाता है, इन्हें ही मैथ्स का नोबेल कहते हैं। तो हाल ही में एबेल प्राइज दिया गया है एक अर्जेंटाइन अमेरिकन लुइस कैफरेली को। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सपर्ट हैं। अब एबेल प्राइज को नॉर्वे की गवर्नमेंट रिलीज करती है। नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन नील्स हेरनिक एबेल की याद में दिया जाता है। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने इसे 2002 में एस्टैब्लिश किया था। इसे हर साल किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा अनाउंस किया जाता है। इसमें 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर मिलते हैं। भारतीयों की बात करें तो एक इंडियन अमेरिकन सिटीजन SR श्रीनिवास वर्धन को यह प्राइज 2007 में दिया गया था। आगे है चेनाब रेलवे ब्रिज। ये स्टील कंक्रीट आर्क ब्रिज है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में बनाई है, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर बनने वाला ब्रिज है ये। 359 मीटर या 1178 फीट की ऊंचाई पर है ये चेनाब रिवर में। पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसे डिजाइन और डेवलप किया है कोंकण रेलवे, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर और DRDO ने मिलकर। कंस्ट्रक्ट एफकॉन ने ही किया है। ये ब्रिज कटरा से बनिहाल को जोड़ेगा। आगे जानते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे में। EFF ये IMF का एक फंड है। तो IMF ने हाल ही में $3 बिलियन की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड की है श्रीलंका को। ये EFF ऐसे देशों को प्रोवाइड किया जाता है जो सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। एक प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस है। इसका रीपेमेंट IMF को किसी भी देश के द्वारा 4.5 से 10 साल के बीच करना होता है, 12 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के रूप में। ये फंड 3 से 4 साल तक के लिए दिया जाता है। आगे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। इसे रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 163 कंट्रीज को रैंक किया जाता है इसमें। तो इंडिया की रैंक 13th है। 13 नंबर पर इंडिया सबसे ज्यादा टेररिज्म से प्रभावित क्षेत्र है। फर्स्ट रैंक है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे ज्यादा टेररिज्म से इफेक्टेड एरिया है। टेररिज्म से होने वाली ग्लोबल डेथ में 38% का डिक्रीज देखने मिला है 2015 के कंपेरिजन में। इस इंडेक्स के अनुसार साउथ एशिया सबसे ज्यादा वर्स्ट एरिया है जो टेररिज्म से प्रभावित है। आगे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं। इस रिपोर्ट में 146 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है 126। इसे रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। फर्स्ट रैंक यहाँ फिनलैंड की है। यहाँ 6 फैक्टर्स पर ये रैंक निकाली जाती है: सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी और एब्सेंस ऑफ करप्शन। यहाँ 3 साल के एवरेज को देखा जाता है। अब यहाँ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 2012 में इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया था। आगे जानते हैं इंटरपोल के बारे में। देखिए इंटरपोल को इंडिया में रिप्रेजेंट करता है CBI। तो CBI ने इंटरपोल की एक बॉडी कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल्स फाइल्स CCF से मेहुल चौकसी को रेड नोटिस जारी करने को कहा है। इंटरपोल का रेड नोटिस यदि जारी हो जाता है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने में, पकड़ने में, उसे सरेंडर कराने में जो इंटरपोल की 195 मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी हेल्प करती हैं। ये जो इंटरपोल है ना, इसे 1923 में 20 कंट्रीज के माध्यम से बनाया गया था। ये पूरे विश्व की पुलिस के रूप में काम करता है। अप्रैल 1914 में मोनाको में जब इसकी पहली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस हुई तब इसका विचार सामने रखा गया। अभी इसमें 195 मेंबर कंट्रीज हैं। भारत ने इसकी सदस्यता 1949 में ग्रहण की। हेडक्वार्टर इसका लियोन, फ्रांस में है। ये एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें जो CCF है, कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल्स फाइल्स, ये इसकी बॉडी जरूर है लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन इंटरपोल के हाथ में नहीं है। इस बॉडी के स्टाफ में इलेक्टेड लॉयर्स होते हैं वेरियस कंट्रीज के। आगे जानते हैं यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम ETIAS के बारे में। ये शेंजेन एरिया से संबंधित है। शेंजेन एरिया कौन सा एरिया है? देखिए जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है ना, उसमें आयरलैंड को छोड़कर तथा यूरोपियन यूनियन के अलावा नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लाइकेस्टाइन आदि ये सारी यूरोप की कंट्रियां शेंजेन एरिया में आती हैं। अब इन कंट्रीज ने ना आपस की जो इंटरनल बॉर्डर हैं उन्हें खत्म ही कर दिया है। एक दूसरे के देशों में आने के लिए यहाँ के लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकता है। अब देखिए इन शेंजेन एरिया की कंट्रीज में कुछ बाहर की ऐसी कंट्रीज को भी बिना वीजा के यहाँ ट्रैवल करने की छूट थी, जैसे यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK आदि। लेकिन नए रूल्स के अनुसार अब इन कंट्रीज को भी जो यहाँ वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते थे उन्हें भी यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम से ऑनलाइन ट्रैवल ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। इसमें थोड़ी फीस लगेगी उनको, लेकिन वीजा अभी भी नहीं लगेगा, बस ETIAS ऑथराइजेशन लेना होगा। आगे जानते हैं पोर्टल प्राइज 2023 के बारे में। ये प्राइज इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया है कोविड-19 के अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए। द इंडियन डायलॉग में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया।
इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस तथा यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर USATMC जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, इन दोनों ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कराया। इस साल की थीम थी द इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी ये जो पोर्टर प्राइज है ना, ये यूएस सिटीजन माइकल ई पोर्टर के नाम पर दिया जाता है, जो कि इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, ऑथर, एडवाइज़र, स्पीकर और टीचर थे। चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को बियर और फेस किस तरह से किया गया उस पर ये प्राइज़ मिलता है। आगे जानते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में। ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट 2019 से निकाल रहा है। इसमें 18 स्टेट्स का डाटा होता है। उसमें देखा जाता है कि इनमें से सबसे अच्छा जस्टिस किस स्टेट ने डिलीवर किया। तो इस बार 2022 में टॉप किया है कर्नाटक ने। यहाँ पर 4 पिलर्स पर जज किया जाता है किसी भी स्टेट को। पहला, वहाँ की पुलिस कितने अच्छे से काम कर रही है। दूसरा, जुडिशियरी सिस्टम कैसा है, प्रिजन्स की क्या कंडीशन है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, लीगल एड्स कैसे प्रोवाइड की जाती है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। पहला कर्नाटक है, दूसरा तमिलनाडु, लास्ट है 18 नंबर पर उत्तर प्रदेश।